हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 की भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास लगातार आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होने वाला है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं और हर टॉपिक पर हमने प्रश्नों की चर्चा की है, हर सेक्टर पर प्रश्नों की चर्चा की है और आपके फुल डिटेल में हर क्वेश्चन की चर्चा की जाती है। ठीक है, जिससे आपके और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकें। तो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए लगातार शाम को 7 बजे डेली रूटीन पर आपकी क्लास चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है वही हमारे बेहतरीन से एकदम स्पेशल फॉर्मेट की ओर हम चलने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा कि जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू कुहू महोत्सव का आयोजन किया गया। अगर बिहू की अगर हम ओरिजिनल बात करेंगे तो कहां पर, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश से आपके नागालैंड, किस राज्य में किया गया। देखिएगा भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो भारत में सभी के क्या आते हैं, लोक नृत्य याद होने चाहिए हमको। ठीक है, एक एक करके हम भी लोक नृत्य पढ़ेंगे, यानी कि फोक डांसेस हमें याद होने चाहिए। शास्त्रीय नृत्य भी आपके होते हैं, यानी क्लासिकल डांस होते हैं। और आपको पता है कि क्लासिकल डांस हमारे कितने होते हैं। तो अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें या क्लासिकल डांस की बात अगर करें तो देखिए क्लासिकल डांस जैसे मोहिनीअट्टम, क्या होगा क्लासिकल डांस, मोहिनीअट्टम, ये आपका क्लासिकल डांस होगा। उसके बाद अगर बात करें तो कुचिपुड़ी, ये आपके क्या होंगे, शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कुचिपुड़ी क्या होता है आपका, शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं उड़ीसा। और इसी बेस से हम चलते हैं, ठीक है, कथक। उसके बाद हम उसको कह सकते हैं कथकली, क्या कह सकते हैं, कथकली। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं सत्रिया। और आपका एक बचा है जिसे हमने नाम दिया भरतनाट्यम। क्या नाम दिया, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की अब हम बात करते हैं। तो देखिएगा आपके ओवरऑल जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके, यानी कि 8 आपके हो गए। और आपके फोक डांस क्या होते हैं, हर राज्य के अपने अपने लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, तो उसी में एक लोक नृत्य है जैसे बिहू कुहू। अगर बिहू की अगर हम इसकी सिर्फ बात करेंगे तो ये कहाँ पर होता है, आपके असम में होता है। कहाँ पर होता है, आपके असम राज्य में होता है, तो असम स्टेट में होता है। ऐसे आपको 28 राज्यों के जो आपको महत्वपूर्ण लगे वो आपको याद करने हैं। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अगर हम कह दें तो अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। अब हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखिए बात करते हैं। उगते सूर्य का देश कहते हैं, उगते सूर्य का देश कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। भूटान से इसकी सीमा लगती है, भूटान से सीमा लगती है, म्यांमार से भी सीमा लगती है। भूटान से भी सीमा लगती है, म्यांमार से भी सीमा लगती है। और तीसरा पॉइंट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। क्या होगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी कि 17 जनसंख्या घनत्व है, 17 आपका। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 17 लोग रहते हैं प्रति व्यक्ति किलोमीटर में। और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। 3 प्रश्न मैंने आपको बताया, तीनों आपके सबसे ज्यादा आते हैं। ये उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, मैम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन देशों से लगती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। उत्तर पूर्वी राज्य बनता है आपके। ठीक है, कौन सा बनता है, उत्तर पूर्वी राज्य बनता है। और सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपके बिहार में है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर बनेगा, बिहार में आपके सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, एक जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत में सार्वजनिक वितरण पद्धति, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार्वजनिक वितरण पद्धति के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। क्या ग्रेट क्वेश्चन है, क्या बेहतरीन प्रश्न है। यानी कि असत्य कथन पूछा है कि असत्य कथन कौन सा होगा।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रियासती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है। तो बिल्कुल भर भर के मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि वो खा भी नहीं पा रहे। यानी कि राशन कार्ड होगा तो आपको खाद्यान्न मिलेगा, खाने पीने का सामान आपको मिलेगा। ठीक है, खाद्यान्न से अगर लेट क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति आपके खाद्यान्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। किसे जनक कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो देखिएगा कि गरीबी रेखा के नीचे जो भी लोग रहते हैं उनको जीवन यापन करने के लिए खाद्यान्न मिलता है। तो बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है। ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है। ठीक है, ये देखिएगा वर्ष 1957 में पीडीएस, यानी कि पीडीएस की फुल फॉर्म होगी आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित उपभोक्ता के लिए, लक्षित उपभोक्ता के लिए टीडीएस बन गया है। तो बिल्कुल बन गया है, टी के मतलब आपके टी पीडीएस यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई है। तो बिल्कुल की गई है, ये भी कथन ठीक है। देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया है। सभी को पता है कि कुछ भी बंद नहीं किया गया देश में, जो चीजें बंद की गई वो इसमें है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या लाजवाब प्रश्न है कि हरेक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? यानी कि हरेक वंश का संस्थापक पूछा, मगध का पहला शासक पूछा है। दो प्रश्नों को एक में ही ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए हरेक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हरेक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हरेक वंश की अगर बात करें तो हरेक वंश बोले हम इसे, या हम इसे बोले पितृहंता वंश, तो बात एक ही है, क्योंकि पिता को मारकर शासन करते थे, पिता को मारकर शासन करते थे। तो इसे हम हरेक वंश बोल दे या पितृहंता वंश बोल दे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। ठीक है, एक ही बात है, हरेक वंश या पितृहंता वंश। इसके 3 शासक रहे थे। सबसे पहले शासन किया था इसने बिंबिसार ने। उसके बाद इसके राजा जो आए थे तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और राजा कौन बन गया? अजातशत्रु बन गए। फिर अजातशत्रु ने की हत्या किसने कर दी? उनके पुत्र उदयन ने कर दी, और शासक कौन बन गया? उदयन बन गया। शासक कौन बन गया? उदयन बन गया। ठीक है, इसके बाद शिशुनाग वंश आएगा, फिर आपका नंद वंश आएगा, फिर आपका मौर्य वंश आएगा। ठीक है, 4 वंश थे। तो बिंबिसार मगध के संस्थापक थे, कह सकते हैं मगध का संस्थापक व हरेक वंश का संस्थापक। मगध का संस्थापक, मगध क्या था? मगध एक महाजनपद था। मगध क्या था? मगध एक महाजनपद था जिसकी कैपिटल जो थी वो क्या थी? राजगीर थी। कैपिटल क्या थी? राजगीर थी। तो मगध एक महाजनपद था जिसकी कैपिटल राजगीर बोले या गिरिब्रज बोले, बात तो एक ही है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति भी कहां पर आई हुई थी? गिरिब्रज में आई हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, तो देखिएगा राजगीर बोले गिरिब्रज बोले। अब जैसे मगध का संस्थापक कौन था? तो मगध का संस्थापक आपके बिंबिसार था। ये तो अभी आपने पढ़ा है ना कि मगध का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और मगध का संस्थापक अगर बिंबिसार था तो राजगीर की स्थापना किसने की? तो राजगीर की स्थापना भी बिंबिसार ने ही तो की होगी। लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि राजगीर की स्थापना किसने की? तो राजगीर की स्थापना बिंबिसार ने की थी। राजगीर कहां पर है? आपके बिहार में। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी आपके राजगीर या गिरिब्रज में थी, या राजगृह में थी आपकी। ठीक है, आप समझिएगा। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र कौन बना? उदयन शासक बना, और उदयन ने एक शहर बसा दिया जिसे कहते हैं पाटलिपुत्र।
अब देखिएगा पाटलिपुत्र भी कहां पर है, अब के बिहार में है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे। अब अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी कहां थी, तो मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। उसके बाद अगर क्वेश्चन को उठा दिया जाए कि भाई राजगीर से राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कौन लेके आया, यानी कि राजगीर से राजधानी किसके समय में हट गई और राजधानी कहां गई, पाटलिपुत्र आ गई, तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, कौन होगा आपका? उदयन। तो उदयन पहला व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी राजगीर से स्थानांतरित करके कहां कर दी, पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी। और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक था। आंसर क्या होगा? बिंबिसार। ठीक है, अशोक की अगर बात करेंगे तो देखिएगा अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। प्रियदर्शी के नाम से जानते थे, यानी कि देखने में बहुत ही प्रिय थे अशोक। तो अशोक, आप प्रशासनिक बल में नौकरी करने जा रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अशोक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपकी कैप पर, आपके बेल्ट पर, हर जगह आपको अशोक का ही निशान दिखेगा, हर रजिस्टर पे भी अशोक का ही निशान दिखेगा। यानी कि जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो मोहर दे रखी है, या ओवरऑल जो पुलिस के लिए जो मोहर दे रखी है, उसमें नाम सिर्फ एक ही आता है, सम्राट अशोक का नाम आता है आपके। ठीक है, तो 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग कहां पर है आपके? तो कलिंग की बात करेंगे, कलिंग आपके उड़ीसा में है। कलिंग कहां पर है? उड़ीसा में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कलिंग जो है वो किन दो नदियों के तट पर है, तो महानदी और गोदावरी नदी के तट पर है। यानी कि यहाँ कह दे एम महानदी और यहाँ कह दे गोदावरी नदी के तट पर है आपके कलिंग। किस अभिलेख से ज्ञात होती है? तो अगर कलिंग की डेट की बात करेंगे तो 261 बीसी क्या है, कलिंग की डेट है। तो 261 बीसी कलिंग की ओवरऑल डेट है। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ लिया इस क्वेश्चन में हमने। अजातशत्रु तो आपको पता ही है। ठीक है, चलते हैं नए प्रश्न पर। देखिएगा सिस्मोग्राफ से संबंधित प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिस्मोग्राफ द्वारा आविष्कार किया गया, यानी कि सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न ये। तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि आखिर जो सिस्मोमीटर होता है इससे क्या मापते हैं? इसमें मापते हैं भूकंप। क्या मापते हैं? भूकंप की माप करते हैं। तो भूकंप तो हम रिएक्टर पैमाने से भी मापते हैं। ठीक है, रिएक्टर पैमाने से भी भूकंप मापा जाता है। भूकंप की इंटेंसिटी, यानी कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं, यानी कि भूकंप के मापने का यंत्र है। ठीक है, अब मान लीजिए पृथ्वी पर भूकंप आता है, तो पृथ्वी पर आता है भूकंप, और भूकंप जब आएगा तो कौन सी गैस निकलेगी? रेडोन गैस निकलेगी, जो कि क्या है, अगर रसायन विज्ञान के अंतर्गत बात करें तो ये अक्रिय गैस है। रेडोन क्या है? एक अक्रिय गैस है। तो पृथ्वी पर अगर भूकंप आता है तो कौन सी गैस निकलती है? रेडोन गैस निकलती है आपके पृथ्वी पर भूकंप आने से। ठीक है, और आपकी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को हम कई सारी गैसों के नाम से जानते हैं, नोबल गैस भी जानते हैं इसे, नोबल गैस भी कहते हैं, इसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो क्या आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें भी हैं क्या? आवर्त सारणी में सबसे भारी जो अक्रिय गैस है उसे हम कहते हैं रेडोन। रेडोन के बाद सबसे हल्की अगर बात करेंगे तो क्या है? हीलियम। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। हीलियम की बात करेंगे तो आपके जेनॉन भी है। जेनॉन के बाद बात करते हैं तो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन हो गई, नियोन हो गई, आपके कितनी हो गई? आपके 5। उसके बाद छठी की बात करेंगे तो वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, जिसका वायुमंडल में प्रतिशत है 0.93%, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम आर्गन के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? आर्गन के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, उसे हम आर्गन के नाम से जानते हैं। तो वेरी वेरी ग्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि अक्रिय गैस कौन सी नहीं है। ठीक है, रेडियम अक्रिय गैस की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, रेडोन आता है। ठीक है, तो ये कहां भरी जाती है? ये गुब्बारों में भरी जाती है आपके हीलियम, ये गुब्बारों में भरी जाती है। और हीलियम के साथ अगर ऑक्सीजन प्लस हीलियम को मिला देते हैं तो ये गोताखोर प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? गोताखोर, जो समुद्र में जाते हैं पानी के अंदर, गोताखोर कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। और हाइड्रोजन के साथ में अगर हीलियम को मिला देते हैं, हाइड्रोजन के साथ में हीलियम को मिला देते हैं तो सूर्य की किरणों में, जो सूर्य की किरणों में जो गैसें होती हैं, सूर्य की किरणों में जो गैसें होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम जानते हैं
हाइड्रोजन प्लस हीलियम के नाम से जानते हैं, जो कि सूर्य में उत्पन्न गैसें होती हैं, वो दो गैसों से मिलकर बनती हैं, हाइड्रोजन प्लस हीलियम की गैस के मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ जो है, इसी के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे, का आविष्कार किया गया था। किसने किया? अलेक्जेंडर पाकर्स ने, लुइस पाल्मीर ने, या अगर बात करें एलेक्सी पेजिटोव ने, या रैनसम एलियोट्स ने। किसने किया? तो ऑप्शन है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इनकी बात करेंगे तो इन्होंने प्लास्टिक का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? प्लास्टिक का। ठीक है, याद रखिएगा, प्लास्टिक का आविष्कार किया था। ठीक है, तो याद रखिए, ल्यूगी पाल्मीरी ने आविष्कार किया था। पलमिरी ने इसका आविष्कार किया था। किसका? आपके सिस्मोमीटर का। ठीक है, सिस्मोमीटर का। याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस में आपके यंत्र पूछे जाते हैं, तो उनको भी अच्छे से याद करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं किया गया है? चलिए बताइएगा। संविधान, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आप अपने मस्तिष्क में रख लीजिएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान में किसका किसका उल्लेख किया गया? पूछा गया संविधान के बारे में किसमें उपबंध नहीं है? तो किसमें उपबंध नहीं? निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग आता है। भाग नंबर 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग है। और भाग नंबर किसमें है? 15 में है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आते हैं। लोक सेवा आयोग आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें योजना आयोग, तो योजना आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो योजना आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अंतिम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 के लिए शुरू की गई थी। अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसके आयोग पर एक नया आयोग बना दिया गया है, जिसे कहते हैं नीति का आयोग, यानी कि नीति आयोग। क्या कहते हैं इसे? नीति आयोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। फुल डिटेल पार्ट में हम देखेंगे नीति आयोग क्या हमारा होता है, कैसे कैसे काम करता है, क्योंकि पेपर में नीति आयोग से भी प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग की बात समझ लीजिएगा अच्छे से। तो किसका प्रावधान नहीं है? प्रावधान आपके ऑप्शन नंबर डी का नहीं है, बाकी सभी का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। मतदान करने की जो आयु होती है हमारी, कितनी होती है? 18 वर्ष। लेकिन पहले आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी मतदान करने की। तो मतदान की करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस संशोधन के तहत 61 संविधान संशोधन 1988 के तहत इस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के, वो कौन थे? आपके राजीव गांधी। कौन थे भाई? राजीव गांधी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का गजचिन्ह अंगीकृत किया है। तो जुड़वा मछली का गजचिन्ह कहां से अंगीकृत किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां से अंगीकृत किया है मछली का चिन्ह? बुलंद दरवाजा। किसने बनवाया था बुलंद दरवाजे को? सम्राट अशोक ने बनवाया था। यानी कि मुगल बादशाह अशोक ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और भारत का सबसे ऊंचा भी है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 और 73 के अंतर्गत बनाया गया था। अकबर के शासनकाल की बात करें तो पानीपत के द्वितीय युद्ध से मुगल सत्ता फिर से अस्तित्व में आ गई थी। देखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल सत्ता की स्थापना की गई थी, जिसका संस्थापक बाबर था। लेकिन मुगल सत्ता वास्तविक पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सत्ता फिर से भारत में वापस आ गई। और मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? अकबर को कहते हैं, ना कि बाबर को। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहते हैं। रियल फाउंडर ऑफ मुगल वंश कौन है? आपके अकबर। अकबर बिल्कुल अनपढ़ थे, कतई पढ़े लिखे नहीं थे। जब उन्होंने पहली बार समुद्र को देखा,
तो वो टोडरमल से क्या बोले, इतनी बड़ी तलैया मुझे आज तक क्यों नहीं दिखाई? बोले सर तलैया नहीं है, समुद्र है। बोले समुद्र क्या होता? तब क्योंकि अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, कुछ भी आता था नहीं। लेकिन मुगल बादशाह अनपढ़ था, लेकिन शिक्षा का सबसे बड़ा श्रेय, शिक्षा का सबसे बड़ा श्रेय सिर्फ एक ही मुगल बादशाह को जानता है। पढ़ाई के लिए बहुत सारे कार्य किए, किसने? अकबर ने। ठीक है, एक प्रथा चलाई जिसे कहते हैं मनसबदारी की प्रथा। कौन सी? मनसबदारी की प्रथा। तो मनसबदारी की प्रथा किसने चलाई? अकबर ने चलाई थी मनसबदारी की प्रथा। ठीक है, और मनसबदारी प्रथा वही है जो आज की सेवा में सरकारी नौकरियां हैं। किस देश से ली थी मनसबदारी प्रथा को? मंगोलिया से ग्रहण करके लाए थे। लास्ट ईयर यूपी पुलिस में पूछा गया था कि मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बतौर। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बतौर। लास्ट ईयर यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। कैपिटल करेंसी याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अकबर का शासनकाल तो पढ़ते ही रहेंगे। रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजे का निर्माण 1781 से लेकर 1784 के मध्य किसने कराया था? लखनऊ के संस्थापक, जिसने लखनऊ की स्थापना करी थी, आसफ उद दौला ने। किसने कराया था? आसफ उद दौला ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? आसफ दौला ने। आंसर क्या होगा? रूमी दरवाजा। तो मछली के गज चिन्ह कहां से लिए? रूमी दरवाजे से लिए हैं। कहां से लिए भाई? रूमी दरवाजे से मछली के गज चिन्ह प्राप्त किए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15, 10, 20 या 12? कितनी हो सकती है बताइएगा सर, कितनी हो सकती है? जल्दी बताइएगा। लोकसभा की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा का प्रावधान है। लोकसभा की अगर बात करेंगे 545 सीटें हैं वर्तमान समय में। कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं। और लोकसभा का जो गठन होता है वो आपके आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत होता है 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे भंग कर सकता है। ठीक है, स्थायी सदन है या नहीं है? तो स्थायी सदन नहीं है क्योंकि ये अस्थायी सदन है। ठीक है, और कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए। 30 नहीं, सॉरी गलत हो गया, 25 वर्षों के लिए। इसका कार्यकाल कितना होता? तो कार्यकाल की अगर बात करेंगे 25 वर्ष। तो एक कार्यकाल 25 वर्ष हुआ। कार्यकाल कितना हुआ आपके? 25 वर्ष का हुआ है। ठीक है, याद रखिए कितने वर्ष का हुआ? 25 वर्ष का कार्यकाल होता है। सॉरी, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होती है। मैं भी पता नहीं क्या सोचने लगा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके। स्थायी सदन नहीं होता, राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है, इसका कोई स्थायी सदन नहीं होता। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर। पहले अध्यक्ष कौन थे? मालवंकर। पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? तो पीए संगमा। मैंने आपको कल भी बताए थे, तो इसलिए याद रखिएगा। पीए संगमा पहले जनजातीय अध्यक्ष थे। राइट, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई मेरे। कितने प्रश्न पूछ सकता है? तो 20 प्रश्न आपके पूछ सकता है। ठीक है, लघु गुणक का आविष्कार किसने किया? तो लघु गुणक यानी कि हमने पढ़ा होगा लॉग। तो लॉग का आविष्कार किसने किया? डेकली प्रश्न है, लॉग का आविष्कार किसने किया? इडन सोरेन ने किया, लैरी पेज ने किया, थॉमस एडिसन ने किया, जॉन नेपियर ने किया। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि सिंगल वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जॉन नेपियर ने किया था, जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जॉन नेपियर ने। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो देखिए, गंगा नदी की बात करेंगे, पहले तो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? आपकी गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है।
ठीक है भाई, ध्यान से पढ़िएगा, बातें उतने ना करिएगा, देखिएगा नोट्स जो बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से यह है कि पहले, अभी आप बोलोगे कि पेपर आने वाला है सर आप नोट्स नहीं बनेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि नोट्स आप बिल्कुल बना लीजिएगा। नोट्स इसलिए बना लीजिएगा क्योंकि अगर पेपर के टाइम पर हम नई चीजें पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ना तो आप जानते हैं ना हम जानते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि एक क्वेश्चन आपका आ सकता है और उम्मीद होती है कि भाई क्वेश्चन आपके पेपर में आते भी हैं। ठीक है, तो करना क्या है, करना आप लोगों को ये है कि भाई करना सिर्फ इतना है कि आप जितनी मेहनत कर पाएंगे, तो नोट्स अगर आपके पास बने हुए होंगे, अगर मान लीजिएगा अगर एक 100-150 पेजों की अगर कॉपी भी अगर आप नोटबुक की तैयार कर लेते हैं, तो आपको मैं एक बात बता दूं पूरी तरह से कि आप उसको रिवीजन करने के लिए 2 से 3 दिन 4 दिन में बहुत हो गए, 2 दिन में ही रिवीजन कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी बुक से पढ़ेंगे तो आप उसका रिवीजन पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, इसलिए नोट्स भी आप लोग बना के रखिएगा। ठीक है, और एक एक पॉइंट को समझिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन सब कुछ आपका सिलेक्शन होना चाहिए, वर्दी आपको मिलनी चाहिए। सब वर्दी के लिए ही पढ़ रहे हैं हम, वही क्वेश्चन है जो वर्दी में आने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अच्छी वैकेंसी है, कम समय है, तो सभी के लिए कम समय है, जो ही नहीं कि आपके लिए ही कम समय हो। ठीक है, आप 100% लगे रहेंगे, लास्ट दिन तक कहीं भी तफरी नहीं करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल मेरा तो सब्जेक्ट सिर्फ जीके का है, तो मैं आपको बता दूं जीके में कोई सा भी क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आपके पड़े हुए आएंगे। 500 क्वेश्चनों की पीडीएफ मैंने तैयार की है, वो सबके लिए मिलेगी। जो स्टूडेंट व्हाट्सएप करेंगे उनको वो 500 क्वेश्चनों की पीडीएफ दी जाएगी, जो कि मुझे उम्मीद है कि उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको अच्छी से अच्छी हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपकी जीके के 500 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन, यानी कि 1000 क्वेश्चन की अगर पीडीएफ आप लेते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसका कोई भी रुपए पैसा जाने वाला नहीं है, जो मैंने आपके लिए यूपी पुलिस स्पेशल के लिए तैयार सिर्फ कराई है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि 2510 किलोमीटर ये इंडिया में बहती है, 2510 किलोमीटर ये भारत में बहती है, और 15 किलोमीटर ये बांग्लादेश में बहती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नदी है वो दो देशों के साथ सीमा बनाती है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बांग्लादेश के साथ ही बनाता है। और बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा हो गया और आपका मिजोरम हो गया। फिलहाल ये तो 4 ही हुए। एक तो आपको पता ही है ना, पश्चिम बंगाल। एक क्या होगा आपके? पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों के साथ सीमा बना रही है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सबसे लंबी नदी है, देखिएगा आपके 5 राज्यों में बहती है। कितने? 5 राज्यों में बहती है आपकी गंगा नदी। कौन कौन से राज्य हैं आपके? उत्तर प्रदेश, यूके यानी कि उत्तराखंड। उसके बाद देखिएगा कहां से बहती हुई आई आपकी? उत्तराखंड हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, आपकी सिक्किम में बहती है, और 5वां राज्य कौन बताएगा आप लोगों में से? ठीक है, तो आपके कहां पर? बिहार में बहती है। ठीक है, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है आपकी गंगा नदी। 5 राज्यों के साथ सीमा बना रही है आपकी गंगा नदी, जो आपके 5 राज्यों में बह रही है। ठीक है, गंगा नदी। अब देखिएगा यहां से अगर बात करेंगे तो उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी एक पॉइंट आता है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र जो आता है, सबसे बड़ा मैदानी भाग जो आता है वो कहां पर आता है? आपके बदायूं में आता है। तो सबसे बड़ा जो मैदानी भाग आता है वो कहां पर आता है? आपके बदायूं में आता है, सबसे बड़ा मैदानी भाग। ठीक है, याद रखिएगा सबसे बड़ा मैदानी भाग आपके बदायूं में आता है। ठीक है, तो यहां से आपके क्या करती है? घूमती है गंगा नदी और चलती है
कहाँ तक, आपके बांग्लादेश तक जाती है। जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तब इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानने लगते हैं, ठीक है। और संयुक्त जब धारा मिलती है तो संयुक्त वन बनता है, यानी कि डेल्टा बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसे हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, ठीक है। आपकी घूम गई। ऐसी अगर मैं बात करूं, ये तो गंगा नदी की बात हो गई, तो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी दूसरी नदी कौन सी है, तो प्रादीपीय नदी बोलते हैं। प्रादीपीय सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रादीपीय सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। कहां पर है आपकी, गोदावरी नदी है। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर आपकी गोदावरी की लंबाई, ठीक है। 1465 किलोमीटर आपकी गोदावरी की लंबाई है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें आपका होगा, ठीक है, बिजनौर। अगर मैं यहीं से पूछूं कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है, जो कि उत्तराखंड होते हुए आती है, ठीक है, तो वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो वो सहारनपुर से प्रवेश करती है। कितने, सहारनपुर से। और उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में यमुना नदी प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में, 19 जिलों में यमुना नदी बहती है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। प्रश्न नंबर 10, भारत के संविधान के किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया नियम जोड़ा है, तो किस ने जोड़ा है, तो देखिएगा संघ सूची। भारतीय संविधान की मैं आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में पढ़ा चुका हूं। कुल आपके 12 अनुसूची है, जिसमें से आपकी 7वीं अनुसूची क्या बताती है कि उसमें 3 प्रकार के विषय आते हैं। एक तो आपके आते हैं संघ सूची के विषय, एक आपके राज्य सूची के विषय आते हैं, और फिर आपके समवर्ती सूची के विषय आते हैं। किसके आते हैं, समवर्ती सूची के विषय, ठीक है। फिर आते हैं आपकी समवर्ती सूची के विषय, ठीक है। ये सभी विषय आपके आते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ये सब विषय आपके आते हैं, तो इसमें आपका 7वीं अनुसूची का दायित्व होता है। जैसे डिफेंस की अगर बात करें, बैंकिंग की बात करें, ये सब किस में आते हैं, ये आपके संघ सूची में आते हैं। जैसे आप लोग बात करें, ठीक है, अब ये कृषि राज्य की बात करेंगे तो देखिएगा पुलिस किस में आएगी, आपके राज्य सूची के अंतर्गत आएगी पुलिस, ठीक है। कृषि किस सूची के अंतर्गत आ सकती है, राज्य सूची के अंतर्गत। अब अगर संवर्ती की बात करेंगे, एजुकेशन संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। परिवार नियोजन भी आता है, ठीक है। तो ये सब योजनाएं आपकी आती हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। देखिए सब कुछ आपको पता होगा। अगर आप पहली बार अगर यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं है फिर तो, है ना। तो सब लोग मजे हुए हो एकदम, सब लोग पढ़े हुए हो, तो सबको पता है कि बात कहाँ की हो रही है, ठीक है। अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 88, ठीक है। कितना होगा, 88 आपका होगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खिलजी वंश की अगर बात करेंगे तो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश था। और खिलजी वंश के जस्ट बाद दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश, जिसे कहते हैं तुगलक वंश, क्या था, तुगलक वंश था इसके बाद। तो 1320 में खिलजी वंश की समाप्ति हो गई, और उसके बाद क्या बन गया, तुगलक वंश उसके बाद बन गया। तो तुगलक वंश बन गया तो वही व्यक्ति होगा जो कि तुगलक वंश का संस्थापक होगा। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने करी, चलिएगा इस क्वेश्चन को हटाने के बाद ये पूछते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तुगलक वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन खिलजी ने, समुद्दीन इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, नसरुद्दीन महमूद ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जिसने नींव रख दी किस वंश की, तुगलक वंश की, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश था। और दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को मैं आपको बता चुका हूं, दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को मैं आपको बता चुका हूं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सब वंशों को बता चुका। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, आप देखिए कैपिटल करेंसी भी मैं लेकर आपके लिए प्रस्तुत हूं अब, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। किसकी कैपिटल है, अर्जेंटीना की। देखिएगा हर कैपिटल पता होनी चाहिए, प्रीवियस पूछी गई थी। रोम इटली की कैपिटल है। वियना किसकी कैपिटल है, तो वियना आपके ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और डब्लिन आपकी किसकी कैपिटल है, तो मैं कह सकता हूं डब्लिन आपके आयरलैंड की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, आयरलैंड की कैपिटल है, ठीक है। ये आपके पॉइंट हो गए। आंसर हमारा निकल आया सी। आप देखिए कैपिटल और करेंसी आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, कैपिटल और करेंसी दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है।
ये भी याद रखिए, कैपिटल करेंसी दोनों चीजें। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए? ठीक है, ये न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, बात वही है। विधान परिषद की बात करेंगे तो देखिएगा, विधान परिषद का गठन प्रत्येक राज्य की विधान परिषद तो होती नहीं है, प्रत्येक राज्य में विधान परिषद आपके होती नहीं है। तो भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसमें अभी अंतिम बार में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु ने समाप्त कर दिया था विधान परिषद को। तो 171 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन किया था। विधान परिषद का गठन कैसे कहते हैं, कितनी संख्या हो सकती है? तो विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 ही होना चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। यानी कि विधान परिषद की संख्या जो हो सकती है वो 1/3 होनी चाहिए, जितनी कि उसमें विधानसभा की सीटों की संख्या की 1/3 ही होनी चाहिए। 1/3 अगर होनी चाहिए तो एक बात आप समझिएगा, 1/3 अगर होनी चाहिए तो आपके उत्तर प्रदेश में कितनी है? उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं आपके। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में आपके 78 सीटें हैं। फिर हम कह सकते हैं बिहार में हो गया आपका, और आपके कर्नाटक हो गया। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। बिहार और कर्नाटक दोनों में कितनी है आपके? 75 है ओवरऑल। और भी अगर बात हम करें कि आंध्र प्रदेश में कितनी है, तो हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में आपकी कुल सीटों की संख्या जो है वो आपके 58 है। तो सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम आपके तेलंगाना में है। कितनी है आपके? 40 सीटें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 100 है सबसे ज्यादा, सबसे कम आपके तेलंगाना में, यानी कि अधिकतम संख्या 100 हो सकती है। 100 से ज्यादा हो तो सकती है, लेकिन विधानसभा सीटों की संख्या के हिसाब, विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 403 है, तो इसका 1/3 से अधिक नहीं होने वाला। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होने वाला है, ये याद रखिएगा। यानी कि 133 सीटों से अधिक सीटें इसकी नहीं हो सकती। इसीलिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100 सीटें हैं विधान परिषद की सीटें। तो विधानसभा की कुल संख्या 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कुल 1/3 से कम या 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? तो देखिएगा 6 वर्ष के लिए गठित की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। यही सीन किसका होता है? राज्यसभा का होता है, संसद की राज्यसभा का। ठीक है, और राज्यसभा का गठन करते हैं आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 80 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत करते हैं, 80 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन है? लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जनपद अधिकतम न्यूनतम क्षेत्रफल जो भी है आपका, ठीक है, लखीमपुर। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। सोनभद्र। सोनभद्र में आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल कहां पर है, वन सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आपके सोनभद्र में है। सीतापुर, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, तो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल सीतापुर का नहीं है। कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है आपका? सीतापुर है। तो आंसर क्या होगा? सी। संत कबीर नगर सबसे न्यूनतम भौगोलिक वन क्षेत्र, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्या जबरदस्त प्रश्न आपके लिए मैंने बनाया है, एकदम ताबड़तोड़ प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण व सुधार व वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि डायरेक्टली पूछ लेता कि 48 किससे संबंधित है, फिर भी आप बता देते पर्यावरण संरक्षण व सुधार व वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। राइट, पूछा है कि भाई भारतीय संविधान के किस के अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के, राज्य के नीति नियंत्रण तत्वों के। आप बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए डिटेल चर्चा करते हैं। जितनी जबरदस्त चर्चा उतनी जबरदस्त इसकी बातें और उतने जबरदस्त उसके क्वेश्चन। देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे कि पर्यावरण एक्ट कब आया। देखिएगा ऊपर से पढ़ते हैं,
और पर्यावरण अधिनियम की बात करेंगे तो देखिएगा पर्यावरण अधिनियम सबसे पहले आया 1980 में। कब आया? 1980 में। उसके बाद देखिएगा वन अधिनियम कब आया? तो वन एक्ट कब आया? तो वन एक्ट की बात करेंगे 1980 में आया। 80 में आपके पर्यावरण आ गया। वन्य जीव की बात करेंगे तो वन्य जीव कब आया? तो वन्य जीव एक्ट आपके कब आया था? तो सभी को पता होगा 1972 में आपके वन्य जीव एक्ट आ गया। ये तो बात हो गई क्वेश्चन की। पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस हम बनाते हैं आपके 5 जून को और वन दिवस 21 मार्च को बनाते हैं। चलिएगा ए भी चलिए लिख लेते हैं 5 जून, 5 जून और फिर 21 मार्च। 5 जून हो गया और आपका 21 मार्च हो गया, ए भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चन हमने अभी तक सिर्फ ऊपर की लाइन से ही पढ़ लिए। अब पूछा 48 ए क्या है, यानी कि 48 ए क्या है? तो 48 ए भी देखते हैं क्या है। 48 ए जो आता है वो आपके पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है और भारतीय संविधान का एक भाग है जिसमें रखा गया है अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51। अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 को रखा गया है और भाग नंबर आपके 4 है। भाग नंबर क्या है? भाग नंबर आपके 4 है। ठीक है, भाग नंबर आपके क्या है? 4 है और 36 से लेके 51 तक रखा गया, भाग नंबर 4 है। और भाग नंबर 4 में आप समझदार होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि 48 एक किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आएगा। तो इसे हम बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये बात आपकी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब अगर बात हम करें तो बहुत सारे आपके आर्टिकल इसी के अंतर्गत आते हैं और ये हमने कहां से लिए? डीपीएसपी को हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। अब आयरलैंड के संविधान ने भी किसी देश के संविधान से ग्रहण किया था, तो स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। स्पेन की कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल क्या है स्पेन की? मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल है आपके मैड्रिड। ठीक है, याद रखिए क्या कैपिटल है? मैड्रिड। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? अभी तो हमने पढ़ी थी डब्लिन। क्या कैपिटल है आपके? डब्लिन आपके आयरलैंड की कैपिटल है। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हैं तो, वरना तो आप डेली के बच्चे हैं, डेली का आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना आज तक अभी हम पढ़ चुके हैं डेली। हमें नहीं, आप बस एक टीचर को जीके के लिए, मैथ के लिए मात्र एक एक टीचर को फॉलो करिएगा, सबके पीछे मत भागिएगा कि जो वीडियो अच्छी लगी उसी पे क्लिक कर दिया, जो वीडियो अच्छी लगी उसी पे क्लिक कर दिया, जो कि अच्छी लग रही है उसी को क्लिक कर दिया। 2024 में एक गार्ड बांध लीजिएगा। क्या गार्ड बांधनी है? कि सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, सिर्फ नौकरी चाहिए। कितनी भी मेहनत करे, कोई सा भी पेपर आए, कि नौकरी लगनी चाहिए। सब कुछ छोड़ दो, गार्ड बांध के बैठो कि 2024 में चाहिए नौकरी, जहां चाहिए है वहां चाहिए नौकरी, बिल्कुल 100%। अभी से तैयारी करेंगे, 24 अभी पूरा साल बाकी है और आपको हो सकता है 18 फरवरी 17 फरवरी में ही आपको नौकरी मिल जाए, यानी कि साल के 2 महीने बाद आपको अच्छी तरह से नौकरी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कर भी चुके हैं हम आपके लिए, और प्रश्न नंबर 15 की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि 15 आर्टिकल में क्या है? मूल जाति वंश के आधार पर किसी के अंतर्गत भेदभाव नहीं कर सकते। मूल जाति आधार आपके जितनी भी चीजें हैं किसी पर भेदभाव नहीं कर सकते, किसी को तुम गलत सलत नहीं बोल सकते हो। ये आर्टिकल नंबर 15 बताता है। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमसे कहता है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमसे कहता है। क्वेश्चन की तरीके से समझेंगे पूरी दुनिया को। अब पूरी दुनिया को अगर समझ गए तो भाई जीके पढ़ना तो आसान हो गया। जीके पढ़ना एकदम आसान हो गया। जितनी भी जबरदस्त तरीके से हम पढ़ सकते हैं, जितनी भी जबरदस्त तरीके से हम बातें कर सकते हैं, वो आपके माध्यम से हम जुड़े हैं। आपको लग रहा होगा कि मजा आ रहा है, ऑफलाइन की तरह अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वरना आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, आप जैसे भी पढ़ते हैं, जैसे भी। तो 2024 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गार्ड बांध लीजिएगा कि भाई क्या करनी? नौकरी करनी। जितनी अच्छी तरीके से नौकरी कर पाएंगे, जितनी अच्छी तरीके से हम आगे का भविष्य तैयार करेंगे 18 फरवरी के लिए। पेपर कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, ये तो आप ही के ऊपर डिसाइड करें। बस पेपर देने के बाद सिर्फ एक ही आवाज आनी चाहिए दिल से, क्या? अरे कट ऑफ की चिंता छोड़ो, सीधे रेस की तैयारी करो, क्योंकि 300 में से 250 नंबर आ गए। 250 नंबर, 260 नंबर, 270 नंबर हमारे आ चुके हैं। ठीक है, एक आध ऐसा भी होगा जो कमेंट्स बॉक्स में लिख देगा सर 300/300 भी आ गए हमारे। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। ठीक है, 300/300 की बातें मत करो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 16वां, क्या है डकवर्थ। आपने देखा होगा कुछ, लुईस सस्टन विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आपने ये विधि देखी होगी, है ना। आप अगर प्रेमी हो फुटबॉल के, प्रेमी हो हॉकी के, प्रेमी हो पोलो के, और भाई मैं प्रेमी हूं क्रिकेट का। आप अगर क्रिकेट का प्रेमी है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्रिकेट का प्रेमी हूं, और ये आंसर भी किससे संबंधित होगा, आपकी क्रिकेट से ही संबंधित होगा। तो भाई मैं तो क्रिकेट का प्रेमी हूं और क्रिकेट ही देखता हूँ। फुटबॉल मैंने बहुत कम देखा है, हॉकी मैंने कभी खेली नहीं, मुझे खेलनी भी नहीं आती है। और पोलो से गिरकर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं हूं, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि पोलो खेलते समय मेरी मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो मैं नहीं हूं। फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप परेशान मत हो, ठीक है। पोलो आपको खेलना नहीं है, क्योंकि पोलो खेलने से मृत्यु हो गई किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो पोलो हटा दो, ठीक है। और आपका, ठीक है, कल मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई। तो पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होगी घोड़े से गिरने के बाद, ठीक है। हमारा प्रेमी है क्रिकेट, क्रिकेट से किसी की मृत्यु नहीं होती और स्वस्थ शरीर रहता है आपका, ठीक है। आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो लाइक करें, ठीक है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है। विजय सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत चल रहा है, पेपर में भी आपके आ सकता है। विजय सागर पक्षी विहार जो है वो किस स्थान पर है आपके, ये समझिएगा। महोबा में है आपके, मेरठ में है, मुरादाबाद में है, महाराजगंज में है। कहां पर है आपके, महोबा में। कल मैंने महोबा के बारे में आपको पढ़ाया था। पान अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो पान अनुसंधान केंद्र भी आपके महोबा में ही है। कहां पर है आपके, महोबा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है। किस समिति से जुड़ा हुआ है संसद की। प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, या सभी विकल्प सही हैं। देखिए क्वेश्चन को फंसाने वाले विकल्प बना दिए कि सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए नियंत्रक व महालेखा पर शायद मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत कौन नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। कौन नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कितने वर्षों के लिए करेंगे, या तो 6 वर्ष या कह सकते हैं 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्षों के लिए नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। अब अगर बात करें प्राक्कलन समिति, भारत की या भारतीय संविधान की, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति, तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति और भारतीय संविधान की सबसे पुरानी समिति कौन, तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति आपकी प्रकलन समिति और भारतीय संविधान की सबसे पुरानी आपकी लोक लेखा समिति। और अगर बात हम करेंगे तो आंसर भी क्या होगा आपकी लोक लेखा समिति, क्या होगा आपका लोक लेखा समिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है। भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्पेशल से। लाल मिट्टी कहां पाई जाती है, सीतापुर बाराबंकी में। बाराबंकी किसके लिए प्रसिद्ध है, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए होता है, अफीम। अफीम को कहां से निकाला जाता है, ए पॉइंट समझ लीजिएगा, अफीम को पोस्ते से निकाला जाता है, ठीक है। पोस्ते से निकाला जाता है और अफीम में एक अवयव पाया जाता है जो कि नशीला होता है, जिससे हम कहते हैं मार्फिन। तो अफीम को किससे निकाला है, पोस्ते से निकाला जाता है, इसमें एक अवयव होता है मार्फिन, ठीक है। एटा मैनपुरी, ठीक है, तो ये तो आपका गलत है, एटा मैनपुरी में नहीं। मिर्जापुर, मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके कजरी, कजरी के लिए प्रसिद्ध है। आगरा मथुरा नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका सी, आगरा मथुरा भी नहीं, आंसर होगा सी, ठीक है। संविधान सभा द्वारा 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया, तो 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। देखिए 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, 16 मई से 16 जून, 14 से 31 जुलाई 1949 को। देखिएगा अगर मैं बोलूं कि यहां से संविधान सभा का फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, संविधान सभा का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा हुआ था 11 को, ऐसे ही चलता रहा, फिर 13 हुआ था। अगर मैं बात करूं कि लास्ट अधिवेशन कब हुआ था, तो लास्ट में कह सकता हूं ये 12वां अधिवेशन था। लेकिन एग्जामिनर ने इसमें जो प्रश्न पूछा है वो 10वें की बात करी है,
इससे पहले जो हुआ था, यानी कि इससे पहले हुआ था वो आपके 12वां जब हुआ था, ठीक है। ये आपका कौन सा हुआ, ये आपका 11वां हुआ, ठीक है, लास्ट नहीं। ये आपका कौन सा हुआ, ये आपका 12वां हुआ, ठीक है, ये आपका 12वां हुआ, ठीक है। तो इससे लास्ट हो गया, उससे पहले आपका 11वां ये हुआ, अब 10वां पूछा गया है। तो 10वां जो पूछा गया है वो आपके ये वाला हुआ। 10वां कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 10वां आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ठीक है। करें प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी व लेखिका इंदिरा गोस्वामी का कौन सा भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिएगा, इंदिरा गोस्वामी को किसके लिए ज्ञानपीठ मिला था, बंगाली, उड़िया, असमिया या हिंदी। 36वां ज्ञानपीठ मिला था असमिया भाषा के लिए, ठीक है। किस देश के लिए स्पेस एक्स ने SATRAIA फर्स्ट नामक उपग्रह लॉन्च किया है, किस देश के लिए लॉन्च किया है। मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, क्या कैपिटल है आपके, बैंकॉक कैपिटल है। भारत की कैपिटल है आपके नई दिल्ली, सभी को पता होगी, या कोई लखनऊ वाला तो नहीं है यहाँ पर कि लखनऊ बता दें। इंडोनेशिया की कैपिटल है आपके जकार्ता। तो किस देश के लिए लॉन्च किया स्पेस एक्स ने, इंडोनेशिया के लिए लॉन्च किया। किस देश के लिए, इंडोनेशिया के लिए उसने लॉन्च कर दिया इस मिशन को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर, ठीक है, जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर या बाहर होते हैं, उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्थायी गरीबी, यानी कि छोटे किसान की बात हो रही है और मौसमी मजदूर की बात हो रही है। गरीबी के दायरे में होते हैं, उनको किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। स्थायी गरीबी बिल्कुल नहीं, ये तो मौसमी है तो घटती बढ़ती रहती है। कदाचित गरीबी, ये भी घटती चढ़ती रहती है। सामान्य गरीबी होगी नहीं। ऑप्शन देखिएगा, बिलोडन गरीबी, ठीक है, बिलोडन गरीबी है कि कभी भी ये जा सकती है, कभी भी ये बढ़ सकती है, राइट। तवांग और लहास को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चनकन दर्रा, बूमडिला दर्रा, हुपुनगन दर्रा या कुमा जंगब दर्रा। कौन सा आंसर होगा, तवांग और लहास को मिलाने वाला कौन सा होगा, बूमडिला। कहां पर है आपके, अरुणाचल प्रदेश में। चीन, प्रश्न है कि चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो कब हुआ था। देखिएगा, भारत व चीन के मध्य जब युद्ध हुआ था तो लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल। जब किसी देश के साथ युद्ध होगा तो क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन लगाता राष्ट्रीय आपातकाल, तो भारत व चाइना के मध्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके भारत और चीन। ये जो मध्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1962 में। कब हुआ था, 1962 में। राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, भारत व पाकिस्तान के मध्य लगा था 1971 में, फिर 1972 में नहीं, 1975 में, आंतरिक अशांति के लिए, आंतरिक अशांति के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाते हैं। ये भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ये आपातकाल लगे थे आपके, राइट, याद रखिएगा, आपातकाल ये लगे थे, ठीक है। तो कौन लगाता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति जी लगाते हैं। कौन लगाते हैं, राष्ट्रपति जी लगाते हैं, भाई राष्ट्रपति जी लगाते हैं, ठीक है। कब लगाते हैं, 1962 में लगा था। कब लगाया, 1962 में, ठीक। नेक्स्ट, पीएमजी का पूर्ण रूप क्या है, तो पीएमजी, प्रधानमंत्री तो पता है सबको, सभी में प्रधानमंत्री है। जीएम, ग्राम योजना नहीं, ग्रामोदय योजना, बिल्कुल ठीक, क्या होगी, ग्रामोदय योजना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है,
पैगोंग झील, पुलिकट झील, गैलोरी झील या बेमनाथ झील? ये आपके भारत व चीन के बॉर्डर पर पड़ती है, भारत व चीन के बॉर्डर पर है आपके। पुलिकट झील आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के किनारे है आपके? पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। केलोरी झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है आपके। बेमनाथ झील आपके कहां पर है? बेमनाथ झील आपके केरल में है। प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बेमनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है आपके चिल्का झील। कौन सी झील है आपके? चिल्का झील। कौन सी झील है आपके? चिल्का झील है, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है आपके। ठीक, नेक्स्ट, जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है, कौन सा स्टेशन बना है? डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन गलत है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बल्लहन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। रंगिया रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, यही आंसर है। आंसर क्या होगा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन कहां पर है आपके? असम में है। कहां पर है आपके? असम में। ठीक, नेक्स्ट, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देती है कहलाती है? ठीक है, वह दर जिस पर आरबीआई अल्प अवधि के लिए उधार देती है वो क्या कहलाती है? ये प्रश्न है, क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर कहलाती है, रेपो दर कहलाती है, बैंक दर कहलाती है, नगदी आरक्षित दर कहलाती है? मुझे तो लगता है कि अल्पकालिक के लिए क्या होगी? अल्पकालिक के लिए रेपो दर होगी। क्या होगी? रेपो दर। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल क्षेत्र को पृथक करता है? देखिए, गंगा नदी के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। हरिद्वार, गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कहीं पर है तो वो हरिद्वार में है, तो ये तो गलत है। नामचावर, ये भी गलत है। अलकनंदा, ये भी गलत है। कौन करता है? अंबाला करता है। अंबाला कहाँ है आपके? हरियाणा में। कहां पर है आपके? अंबाला। देखिए, गंगा नदी, प्रश्न देखिए, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल ग्रहण जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो आंसर होगा अंबाला। अंबाला भाई मेरे कहां पर है? अंबाला आपके हरियाणा में। कहां पर है आपके? हरियाणा में। ठीक, देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिएगा, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिएगा, राष्ट्रीयकरण सबसे पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, पहली बार। और पहली बार कितनी बैंकों का हुआ? 14 बैंकों का हुआ। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो टोटल कितनी थी? 20 बैंकें टोटल राष्ट्रीयकृत थी, लेकिन अब बैंकें कम हो गई हैं। तो अब हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे कि कितनी बैंकें कम हो गई हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला वाला देखिएगा, 1947 गलत आंसर है, 1956 गलत है, 1969 सही है। अगर दूसरी बार पूछता तो 1980, कितना होगा? 1980। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा माउंट फोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ठीक है, यानी कि देखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्या बोलते हैं हम? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये क्या थे? गवर्नर थे। कब से कब तक थे? तो ये रिपोर्ट जो आई थी वो 1919, 18 और 19 के तहत आई थी। 18 और 19 के तहत आई थी। आंसर क्या होगा? 1800। ठीक है, 1918 या 1919 ऑप्शन में होता तो वो भी आपका ठीक होता। ठीक है, तो याद रखिएगा, 32 नंबर प्रश्न के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में, तो विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है? ओ राइट। अब देखिए, मुद्राओं से भी आज क्वेश्चन था, कैपिटल से भी आज क्वेश्चन था। रूस, रूस की मुद्रा है आपके रूबल। क्या मुद्रा है? रूबल। भूटान की मुद्रा है क्या है?
नुगल ट्रल। म्यांमार की मुद्रा बिल्कुल ठीक है, क्या है? क्यात। चीन की मुद्रा है आपकी रिनमिनबी, रिनमिनबी, या अगर बोलें तो युआन। जेल बॉर्डर के पेपर में पूछी गई थी तो वहां पर थी आपके रिनमिनबी, या आपके बोले तो युआन, क्या है? युआन। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल कब है या कितना है? भाई पढ़ाया था ना अभी, 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल कितना है, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था। पंचवर्षीय योजनाओं, चलिएगा एक प्रश्न अगर बनाते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, तो किससे किया गया? सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किया गया पंचवर्षीय योजनाओं को। तो मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजनाओं को सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956, ऐसे ही पंचवर्षीय योजना 5-5 साल के अंतराल पर चलती रही, लेकिन कुछ योजनाओं के लिए समय नहीं था क्योंकि वहां पर वृद्धि दर में क्या हो गई? कमी हो गई। अब यहां से यहां तक की अगर बात करेंगे तो ये योजना अवकाश है, तो पहला योजना अवकाश को याद रखिएगा, पहला योजना अवकाश याद रखिएगा। अंतिम हुई आपकी 2012 से लेकर 2017 तक। पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, ये याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त किया गया, नीति आयोग की शुरुआत की गई। दामोदर वैली फॉर कॉर्पोरेशन क्या है? तो दामोदर फॉर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, कब बनी? 7 जुलाई 1948 में बनी। तो 1947 में आजाद हो गया था, 1948 में पहली परियोजना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संवैधानिक निकाय है, इसके लिए अधिनियम बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था 1948। ठीक है। दामोदर घाटी की देखभाल, ये देखिएगा सब गलत है क्योंकि ये क्या है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। किसके तहत स्थापित किया गया था? अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, इसलिए हम इसे संवैधानिक निकाय बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से हम किसे जानते हैं? बताइएगा, बहुत सरल प्रश्न है कि श्वेत पर्वत के नाम से हम किसे जानते हैं? किसे मानते हैं? चुयुंग को, मैकालू को, हर्षो को, या धौलागिरी को? किसको जानते हैं? हम धौलागिरी को जानते हैं। ठीक है, किसको जानते हैं? धौलागिरी को। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? तो देखिए, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मत, जो कि पूना पैक्ट जो था वो किससे संबंधित था? दलित वर्गों से संबंधित था। किससे संबंधित था? दलित वर्गों से। ठीक है, हो गया पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट 1926 से लेकर, देखिएगा 1926 से लेकर 1931 तक वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरबन थे, लेकिन 1932 से लेकर, देखिएगा 1931 से लेकर 1936 तक जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे। लॉर्ड वेलिंगटन क्या थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो अब वायसराय, जब पूना पैक्ट हुआ था तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय थे यहाँ पर। तो जब लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय थे तो आंसर भी लॉर्ड वेलिंगटन के अकॉर्डिंग ही लगेगा, है ना। अब आप बताइएगा कि लॉर्ड वेलिंगटन थे या थे आपके कौन? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे, क्योंकि 1931 से 1926। ये देखिएगा, ये वायसराय कब हुआ था? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। चलिएगा, एक प्रश्न है मेरे पास में कि साइमन कमीशन का विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कोलकाता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, ठीक है, कानपुर अधिवेशन, या बेलगांव अधिवेशन। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया? तो किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया?
37 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। डिटेल पार्ट में अगर पढ़ना है तो आरओ एआरओ की सीरीज पर चलिएगा, वहां से डिटेल पार्ट में पढ़िएगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो आज के क्वेश्चन 37 में से आपने कितने ठीक किए ये बिल्कुल बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तब मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद। चलते हैं अपने घर हम, टाटा बाय बाय, जय हिंद, ओके।